हे हेलो वेलकम टू केमिस्ट्री इंटू। कैसे हैं आप लोग? सो देखिए, इस पर्टिकुलर वीडियो में या इस पर्टिकुलर इंटरव्यू में हमने इनवाइट किया है सागर को। सागर इज़ फ्रॉम वेस्ट बंगाल। ही क्वालिफाइड आई जैम एंड ही सेलेक्टेड इन आई दिल्ली। वो आई दिल्ली में भी एमएससी करने वाले हैं। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस ही वो सेलेक्टेड इन द इंटरव्यू सेक्शन। TIFR हैदराबाद का जो इंटरव्यू सेक्शन होता है उनमें भी उन्होंने इंटरव्यू दिया और वो इस इंटरव्यू में सेलेक्ट हुए। इस पर्टिकुलर वीडियो में उन्होंने हमारे साथ शेयर किया है उनकी प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी, किस तरीके से उन्होंने IIT जैम की प्रिपरेशन किया, कैसे वो पढ़ाई करते थे। एक रूरल विलेज से होते हुए, वेस्ट बंगाल के एक बहुत ही छोटे गांव में होते हुए किस तरीके से उन्होंने पढ़ाई की। फाइनेंशियली इतने स्ट्रांग नहीं थे, स्ट्रगलिंग फैमिली थी। इतना स्ट्रगल करने के बाद भी किस तरीके से उन्होंने पढ़ाई की। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ इस इंटरव्यू की ये होगी कि उन्होंने हैदराबाद IIT टीफर हैदराबाद का जो उन्होंने इंटरव्यू दिया, उस इंटरव्यू में पूछे गए सारे क्वेश्चंस को उन्होंने, आप यकीन मानिएगा, इंटरव्यू खत्म होने के बाद सारे क्वेश्चन पेपर पे उन्होंने लिख रखे हैं। आपको इंटरव्यू देते समय दिखेगा कि वो पेपर से रीड कर रहे हैं। उन्होंने सारे क्वेश्चंस को एक पेपर पे लिखा कि क्या क्या क्वेश्चंस उनसे इंटरव्यू में पूछे गए थे, और उन क्वेश्चंस को उन्होंने हमारे साथ शेयर किया। और इवन उन्होंने ये भी बताया कि किस तरीके से उन्होंने उन क्वेश्चंस के आंसर दिए। इस इंटरव्यू से आपको इस मेरे इस इंटरव्यू से उनके साथ आपको ये बहुत हेल्प होगा कि किस तरीके से अगर आप कभी किसी इंटरव्यू में जाते हैं, या ज़रूरी नहीं है टीफर का इंटरव्यू, आइसर का इंटरव्यू है, या कभी PhD के इंटरव्यू के लिए जाते हैं, तो आप किस तरीके के क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सागर को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत पसंद है। तो जब उन्होंने इंटरव्यू के लिए अप्लाई किया था, जहाँ वहाँ पे सिलेक्ट हुए थे, तो उन्होंने राइटअप में कहा था कि उन्हें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत पसंद है और ड्रग एनालिसिस से, ड्रग सिंथेसिस से में वो डील करना चाहते हैं। तो उनसे मेजोरिटी जो क्वेश्चन पूछे गए थे वो ऑर्गेनिक से पूछे गए थे। और जिस लेवल पे क्वेश्चन पूछे गए, जिस डेप्थ में जाके क्वेश्चन को पूछा गया, इस इंटरव्यू से आपको ये समझ में आएगा कि आप कितना ही रट लीजिए, कितने ही ट्रिप्स एंड ट्रिक्स बाय हार्ट कर लीजिए, लेकिन जब आप इंटरव्यू देखने के लिए बैठेंगे तो आपकी नॉलेज, बुक रीडिंग, कॉन्सेप्चुअल लर्निंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो को हो सके तो जितने से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लोगों तक पहुंचाइएगा। आप जैसे और भी जितने सारे स्टूडेंट्स हैं जो प्रिपेयर कर रहे हैं, उन्हें इससे बहुत हेल्प होगी। अब यकीन मानिएगा, सागर जो है वो इतनी जल्दी किसी के साथ ओपन अप होते नहीं है। उन्होंने खुद मुझे जब मैसेज किया तो उन्होंने कहा था कि सर मैं थोड़ा अनकंफर्टेबल हूँ इंटरव्यू देने के लिए। बंगाली मीडियम से वो पढ़े हुए हैं, 12th स्टैंडर्ड तक उन्होंने बंगाली मीडियम से पढ़ाई किया, और उसके बाद इस इंटरव्यू में उन्होंने हमारे साथ हिंदी में कन्वर्जेशन करने की कोशिश की है। तो आई रियली अप्रिशिएट सागर। उन्होंने इतनी मेहनत करी, इतना वो हमारे रीच आउट हुए, मेरे पास आए और वो हमें इंटरव्यू देने के लिए रेडी हुए। एंड आई एम रियली थैंकफुल टू सागर कि वो अपना इतना कीमती एक्सपीरियंस जो है वो आप लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं। प्लीज़ इस वीडियो को हो सके तो उतना ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा। और इस वीडियो में आपको दो इंपॉर्टेंट चीज़ें देखने मिलेंगी। सबसे पहले कि पेरेंट्स का सपोर्ट कितना इंपॉर्टेंट होता है, दूसरा टीचर्स का सपोर्ट कितना इंपॉर्टेंट होता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये इंटरव्यू जो होगा वो आपको बहुत हेल्प करेगा। थोड़ी साउंड की इशू हो सकती है क्योंकि सागर हमारे साथ जहाँ से जुड़े हैं वो अभी भी एक गाँव में रह रहे हैं जहाँ इंटरनेट नहीं है। अभी 1 महीने पहले ही उन्होंने वाईफाई इंस्टॉल कराया है और करंट इलेक्ट्रिसिटी वहाँ पे कट होती रहती है। इंटरव्यू के दौरान भी 3-4 बार इलेक्ट्रिसिटी कट हुई, हमारा डिस्कनेक्शन हुआ, फिर हमने रिकनेक्ट किया। तो हो सकता है पीछे आवाज़ आ रही हो क्योंकि वहाँ पे पेड़ वगैरह की कटिंग हो रही थी। एंड स्टिल सागर मैनेज टू डू दिस कन्वर्जेशन विद अस। सो डू अप्रिशिएट, कमेंट करके मुझे बताना आपको इस इंटरव्यू से क्या सीखने मिला, आपको सागर से क्या सीखने मिला, और आप आने वाले टाइम में अपने लाइफ में क्या चेंजेस लाने वाले हो सागर को देखने का। सो सागर, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस ऑन केमिस्ट्री अनटोल्ड, and welcome to Chemistry Untold. And first of all, I'm really glad that you messaged me and you are willing to come and share your experience with us. There are so many students who will be really benefited with your interview, and उन्हें बहुत कुछ सीखने मिलेगा, बहुत कुछ समझने मिलेगा from your experience. And I'm really glad to know that you are selected in the top and the cream institutes of India, right? यस सर। बहुत लोगों का सपना होता है इन टॉप और क्रीम इंस्टीट्यूट्स में जाना, पढ़ाई करना वहाँ पे जाके। एंड आप तो एक क्रीम इंस्टीट्यूट को छोड़ के दूसरे क्रीम इंस्टीट्यूट में जा रहे हो। कुछ करना ही पड़ेगा ना सर। ग्रेट। सो वेयर आर यू फ्रॉम सागर? आई एम फ्रॉम वेस्ट बंगाल। यू फ्रॉम वेस्ट बंगाल? वेयर इन वेस्ट बंगाल? Previously, I was in Calcutta, but now I am in my village. ओके, यू आर इन योर विलेज। ग्रेट। सो सागर, काइंडली एडजस्ट योर ऑडियो, थोड़ा सा ऑडियो का आई थिंक सो दिक्कत हो रहा है मुझे। तो सागर, फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे अपने बारे में बताइए, कहाँ से हैं आप, और कैसे आपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी स्टार्ट करी, कब से स्टार्ट करी, क्या किस चीज़ ने आपको मोटिवेट किया, कहाँ से मोटिवेशन मिली, कहाँ से आपने प्रिपरेशन करी, थोड़ा डिटेल हमें अपनी प्रिपरेशन और अपने बारे में बताइए। तो मैं मतलब बताया पहले कि मैं एक गांव से हूँ, तो मेरा पास वाला जो गांव है वहाँ पर ही मेरा स्कूलिंग हुआ है। प्राइमरी, हाई स्कूल सब वहीं से था। उसके बाद आफ्टर 12th मैंने रामकृष्ण मिशन ज्वाइन किया। वो वेस्ट बंगाल का बहुत अच्छा इंस्टीट्यूशन माना जाता है। सो कोलकाता में एक रामकृष्ण मिशन इंस्टीट्यूशन है, रामकृष्ण मिशन विवेकानंद सेंटेनरी कॉलेज। सो वहाँ पर मैंने केमिस्ट्री ऑनर्स लेके पढ़ने का डिसाइड किया।
और मतलब पहले मतलब ये जानता ही नहीं था कि जैम, टीआईएफआर ऐसा कुछ होता है। तो वो इंस्टीट्यूशन में जाके पता चला, सर से, सीनियर से। हमारे इंस्टीट्यूशन से बहुत सीनियर, मतलब मेरा पहले ईयर में तो मतलब मैं तो ज़्यादा कुछ नहीं जानता था। उसके बाद सीनियर से, टीचर से बहुत मोटिवेशन मिला, और सर बहुत इन्फ्लुएंस करते थे, कॉलेज का जो प्रोफेसर्स थे और सीनियर्स भी। तो वैसे मतलब मुझे लगा कि मास्टर्स तो करना है तो बहुत अच्छे इंस्टीट्यूशन से ही करना पड़ेगा। तो जैम, टीआईएफआर ये सब एग्ज़ाम के लिए ज़्यादा अच्छे से मतलब मैं प्रिपरेशन नहीं किया, और मैं उतना मतलब सीरियस भी नहीं हूँ। तो जब मुझे अच्छा लगता है तब पढ़ता हूँ, बहुत पढ़ता हूँ। जब मुझे अच्छा नहीं लगता तो मतलब ऐसा भी जाता है कि 1 दिन 2 दिन मतलब मैं कुछ नहीं पढ़ा, ओके। और जब अच्छा लगता है मैं पढ़ता हूँ। तो वैसे ही मतलब सो पिछले साल लगभग सितंबर अक्टूबर से मतलब मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट किया, और टीआईएफआर जो कोरोना के वक्त पर टीआईएफआर तो दिसंबर में होना था, वो नहीं हुआ। उसके बाद जैम तो ठीक ठाक टाइम पे हुआ। तो लास्ट टाइम मतलब मैंने एक टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन किया था, और टेस्ट ज़्यादा कुछ नहीं दे पाया। 10 टेस्ट भी मतलब मैं ढंग से नहीं दिया। तो 6-7 अच्छे से दिया। उसके बाद मतलब जैम एग्ज़ाम देने के बाद मुझे लगा कि ये जैम इस बार नहीं होगा, मतलब क्वेश्चन थोड़ा टफ था और मेरा एग्ज़ाम ज़्यादा अच्छा नहीं गया। और उसके बाद जब रिज़ल्ट आया तब तो बहुत अच्छा लगा, मतलब मैं एक्सपेक्ट कर रहा था रैंक और भी पीछे आएगा, तो हो गया ऐसे। मतलब मेरा कोई लॉन्ग टर्म प्रिपरेशन नहीं था, 4-5 महीना था। अच्छा, तो सागर 4-5 महीने की प्रिपरेशन में आपने आईआईटी जैम को क्रैक कर लिया इतने अच्छे रैंक से, अब आप आईआईटी दिल्ली में जा रहे हो। सो मुझे बताना, व्हाट प्लेड एन इम्पोर्टेंट रोल, मतलब 5 महीने में प्रिपरेशन हो गई, या इसके पीछे का बैकग्राउंड भी हाँ, बहुत पहले से आपको बेसिक्स वगैरह क्लियर थे, मतलब उस 5 महीने में आपने क्या बेसिक से पढ़ा? तो मेरा क्लियर था। मतलब मैं जो जब मैंने 12th कर रहा था, उसके 12th का जो रिजल्ट आया था, केमिस्ट्री से मेरा बायोलॉजी बहुत अच्छा था। मार्क्स तो बायोलॉजी के बहुत अच्छे आए थे केमिस्ट्री से। फिर भी मुझे लगा था कि केमिस्ट्री में मैं थोड़ा कंफर्टेबल हूँ और मुझे ज़्यादा अच्छे से समझ आता है, उसकी इसीलिए मैंने केमिस्ट्री ऑनर्स लिया था। तो बेसिक थोड़ा ठीक-ठाक था, और मतलब मैं चैप्टर वाइज़ पहले मैं सिलेबस देखा, पूरा डिटेल सिलेबस देखा। उसके बाद मतलब जो मुझे अच्छे से आता है वो चैप्टर पहले अच्छे से कंप्लीट कर लिया। उसके बाद जो-जो नहीं आता और मुझे अच्छा थोड़ा बहुत लगता है, लेकिन ज़्यादा कुछ मुझे डीप नॉलेज नहीं है, वो चैप्टर मैंने कंप्लीट किया धीरे-धीरे से। तो उसके बाद जब दिसंबर के लास्ट तक मेरा ऑलमोस्ट सिलेबस हो गया था, मतलब रिवीजन नहीं कर पाया था, लेकिन एक बार एटलीस्ट पढ़ लिया था। उसके बाद मेरे पास ऑप्शन था कि मैं जो जनवरी है, वो जनवरी में मतलब मैं ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट अटेंड करूँ और जो प्रीवियसली पढ़ा हूँ वो रिवीजन करूँ। तो मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूँ? टेस्ट मतलब एक पैसे से 1500 शायद लिया था, तो मतलब मुझे लग रहा था कि ये पैसा वेस्ट हो जाएगा। टेस्ट खरीद लिया और टेस्ट अगर नहीं दूँ सब कुछ, तो मतलब मैं मेरा पेरेंट्स से पूछा कि अब क्या करना चाहिए? तो उन्होंने बताया कि देखो, टेस्ट देने से ज़्यादा ज़रूरी है रिवीजन देना। तो तुम रिवीजन पे ज़्यादा फ़ोकस करो और टेस्ट हफ्ते में 1 दे दो। तो मैं वही किया, 4 हफ्ता था, वो मैंने 4 टेस्ट दिया और रिवीजन में ज़्यादा फ़ोकस किया, तो लास्ट 1 मंथ मैं सिर्फ रिवीजन कर रहा था। ओके। तो ऐसे ही तो हो गया आपने मतलब। आपने पूरा सिलेबस कवर किया था कि सिलेक्टेड टॉपिक्स को आप पढ़ते नहीं, रहे? फिजिकल का जो मतलब लास्ट फेज़ नहीं, मतलब जो इक्विलिब्रियम जो है वो पार्ट मतलब मैं ज़्यादा अच्छे से पढ़ नहीं पाया था, और वो मुझे ज़्यादा अच्छा भी नहीं लगता। इसीलिए मतलब एक बार पढ़ लिया था, एक बार रिवीजन दे दिया था। ज़्यादा कुछ क्वेश्चन भी सॉल्व नहीं किया उसका। और बायो इनऑर्गेनिक ऑर्गेनोमेटेलिक्स ये थोड़ा वीक था कि एज़ ये हमारा लास्ट सेमेस्टर में था, कॉलेज में भी नहीं पढ़ाया गया था, और मैं कोचिंग भी नहीं लेता था कोई, ओके, इसलिए। तो आपने पूरा सेल्फ स्टडी खुद से किया? हाँ, मेरा ऑर्गेनिक का एक सेट था बाहर से, बाकी सब मतलब और कोई टीचर्स मैंने नहीं पढ़ा। तो आप मटेरियल क्या यूज करते थे पढ़ाई करने के लिए, मतलब कहाँ से पढ़ते थे, क्या पढ़ते थे?
मेरा बहुत बुक है और मेरा कॉलेज का जो प्रोफेसर थे वो बहुत गाइड करते थे अच्छे से। हम्म। कौन सा टॉपिक के लिए कौन सा बुक पढ़ना चाहिए, मतलब मैं ज़्यादा बुक पे ही फोकस किया। तो किसी कोचिंग क्लासेस का मटेरियल वगैरह या ऐसा कुछ दिल्ली वगैरह से मंगाया नहीं आपने? नहीं। तो रेफरेंस बुक पढ़ाई करके आपने जैम क्लियर कर लिया? हाँ, और मेरे कॉलेज का मैंने बताया वो बहुत गाइड करते थे। बढ़िया। कॉलेज का जो प्रोफेसर तो थे, ये वो एक मतलब हर वक़्त बोलते ही रहते थे कि जैम करना है तो तुम सारे वक़्त क्वेश्चन आंसर सॉल्व करो, जहाँ पर भी प्रॉब्लम आए मेरे पास लाओ। कॉलेज के सब स्टूडेंट के पास ये मोटिवेशन कॉलेज के प्रोफेसर की तरफ से जाता था हर वक़्त। तो सागर, आपके पेरेंट्स क्या करते हैं? हमारा मतलब गाँव में खेती करते हैं, हाँ हाँ। हमारा एक फील्ड है वहाँ पर काम करते हैं, यही हमारा तो मम्मी पापा जो कितने है सब। एजुकेटेड हैं? पापा तो एजुकेटेड नहीं है, ओके। मम्मी 10th किए थे। तो मम्मी पापा इतने एजुकेटेड ना होके भी उन्होंने लास्ट में आपको इतना अच्छा एडवाइस दिया कि बेटा टेस्ट सीरीज छोड़ के आप रिवीजन कीजिए। हाँ, हाँ, हाँ। ये बहुत काम आया, मतलब मैं बाद में रियलाइज़ किया कि अगर मैं वहाँ पर टेस्ट सीरीज़ के पीछे भागता तो शायद ऐसा नहीं हो पाता। वाह, ग्रेट ग्रेट। एंड आपके प्रोफेसर्स ने भी आपकी काफी मदद करी कॉलेज के? बहुत रेयरली हमें देखने हाँ, मिलता है कि कॉलेज के प्रोफेसर्स इतने अच्छे मतलब मोटिवेट या हेल्प करते हैं। अच्छा, तो हाँ, आपने भाई साहब सागर, आपने आईआईटी जैम तो क्रैक करा ही करा, आपने टीआईएफआर भी हाँ, क्रैक कर लिया, हाँ। तो आप उसके इंटरव्यू में भी गए थे? मैं जेईई क्वालीफाई नहीं कर पाया, लेकिन जो यहाँ पर जेम से इंटरव्यू के थ्रू हो रहा था, वो हम्म। उसकी वजह से मैं इंटरव्यू के लिए क्वालीफाई हुआ और इंटरव्यू के बाद मेरा ऑफर लेटर आया, सिलेक्ट हो गया। तो टीआईएफआर हैदराबाद, राइट? हाँ, हाँ, हाँ। तो क्या एक्सपीरियंस रहा आपका टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च के यहाँ पे इंटरव्यू का? एंड कैसा माहौल था, क्या क्या क्वेश्चंस पूछे गए? थोड़ा शेयर कीजिए हमारे साथ। अच्छा, तो मेरा पहले जो इंटरव्यू का डेट था, मतलब वहाँ पर मैं कॉलेज का एग्ज़ाम आ गया था, हम्म। इसीलिए उनको मैंने रिक्वेस्ट किया था कि एग्ज़ाम के बाद ले लिया जाए। हम्म। तो वो रिक्वेस्ट सुने थे और मेरा सूटेबल टाइम पे इंटरव्यू हो हुआ था। जिस हम्म। दिन इंटरव्यू था शाम 4 बजे से हुआ था इंटरव्यू, टाइम शेड्यूल था वो। हम्म। और मैं सुबह से प्रिपरेशन कर रहा था। जो मतलब इंटरव्यू जब स्टार्ट हुआ तो लगभग 5 टू 6 मेंबर थे वहाँ। हम्म। तो पहले उसके एक दिन पहले मैं बताना चाहता हूँ, उसके एक दिन पहले और एक उनकी तरफ से मेल आया था। वहाँ पर और एक ज़ूम मीटिंग क्रिएट किया गया था, जहाँ पर हमें इंस्टीट्यूशन के बारे में बहुत कुछ बताया गया कि किस तरह का रिसर्च होता है, हम्म। फैकल्टी कैसा है, स्टूडेंट फैकल्टी रिलेशनशिप कैसा है, रिसर्च कैसा हो रहा है, ये सब। हम्म। सो मेरा इंटरव्यू के दिन स्टार्ट हुआ, मतलब पहले क्वेश्चन एक सर ने पूछा कि आप रिसर्च क्यों करना चाहते हो? अच्छा। हाँ, तो मतलब मेरा कुछ मेंटल प्रिपरेशन नहीं था ऐसा क्वेश्चन कैसे हैंडल करूँ, तो मैंने हम्म। बताया कि लैब में जब मैं काम करता था, जब ऑफलाइन मेरा कॉलेज होता था, अभी तो सब ऑनलाइन हो गया, हम्म। तो मेरे लैब में काम करना मुझे बहुत अच्छा लगता था और नया-नया ऑब्जर्वेशन तो मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगता था और मैं ज़्यादा कुछ नया चीज़ सीखने का मेरा बहुत इंटरेस्ट है। हम्म। इसीलिए मुझे लगता है कि अगर रिसर्च के काम में मैं जाऊँ तो डेफ़िनेटली कुछ कर सकता हूँ। ओके। सो टीएफएल का जो एक राइट अप देना पड़ता है ना, वो वहाँ हम्म। पर मैं लिखा था कि मेरा बायोलॉजिकल सिस्टम रिलेटेड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ज़्यादा इंटरेस्ट है। अच्छा। तो ज़्यादातर इंटरव्यू का क्वेश्चन ऑर्गेनिक पे ही था। तो इस क्वेश्चन के बाद उन्होंने पूछा कि तो कौन सा फील्ड में आप रिसर्च करना चाहते हो? हम्म। मैं बोला ऑर्गेनिक। हम्म। बोले कि तुम हमारा वेबसाइट अच्छे से विजिट किए हो क्या? हम्म। मैं सच में बता रहा हूँ, ज्यादा अच्छे से नहीं, एक दो काम के लिए वेबसाइट विजिट किया था, हम्म। डिटेल में नहीं किया था, पर हम्म। मैंने बोला हाँ अच्छे से विजिट किया। तो बोला कि जो तुम जो काम करना चाहते हो, क्या हमारे यहाँ हमारे लैब में वो काम होता है क्या? हम्म। आपने देखा? हम्म। मैं बोला हाँ, जो प्रीवियस जो डे पे जो बताया गया था किस लैब में क्या काम होता है, मैंने वो हम्म। बोला कि आपके ये लैब में पेप्टाइड सिंथेसिस होता है, ये लैब में ड्रग डिजाइनिंग होता है, ये सब बताया। वो बोला अच्छे है। सो सो बोले जो आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में काम करना चाहते हो, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप क्या करोगे रिसर्च में एंटर करने के बाद? मैं बोला कि मैं राइट अप में भी लिखा था कि बायोलॉजिकल रिलेटेड सिस्टम वर्क मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है, वो मुझे ज़्यादा फैसिनेटिंग लगता है।
ओके। तो एक क्वेश्चन उसके बाद आया कि अ, हमें पता है कि हमारा बायोलॉजिकल सिस्टम में जो प्रॉब्लम्स है, नेचर इटसेल्फ थ्रू रिवोल्यूशन उसका सॉल्यूशन कर रहा है। सो हमें ऑर्गेनिक केमिस्ट का क्या जरूरत है जो बायोलॉजिकल सिस्टम रिलेटेड इशू सॉल्व करे? ये तो नेचर इटसेल्फ कर रहा है। तो मैं बोला कि अभी देखिए जो कोविड का सिचुएशन है, अगर थ्रू इवोल्यूशन ये जो कोविड का कोविड अगर हम कोविड के लिए मतलब सुइटेबल हो जाए, कोविड हमारा कुछ नहीं कर पाया ऐसा एक क्षमता में हमारे अंदर आ जाए उसके वो थ्रू इवोल्यूशन, तो ये बहुत टाइम टेकिंग होगा। 50 साल 100 साल ऐसा लग जाएगा। तो टिल देन तो हम वेट नहीं कर सकते और लोगों को मरने नहीं दे सकते। तो डेफिनेटली ऑर्गेनिक केमिस्ट का जरूरत है जो ड्रग डिजाइन करे, वैक्सीन डिजाइन करे वैसे। परफेक्ट। तो बोला अच्छा है। सो उसके बाद बोला कि आपका रिसर्च माइंड आपको क्या लगता है कहाँ से डेवलप हुआ है? आपके आपने लैब में क्या क्या काम किया ऑर्गेनिक पे? मैं बोला कि मैं फर्स्ट ईयर ही अच्छे से लैब कर पाया था, उसके बाद लॉकडाउन शुरू हो गया था। तो फर्स्ट ईयर में मैं ऑर्गेनिक में जो लेसाइन टेस्ट, जो जनरल डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप का जो टेस्ट होता है लैब में वो सब किया था। कुछ क्वांटिटेटिव एनालिसिस भी किया था ऑर्गेनिक का, ग्रुप ये सब किया एनालिसिस। था। हाँ। सो उसके बाद उन्होंने बोला कि आपने ये काम करके आपको लगा कि आप रिसर्च के लिए सुटेबल है, इतना काम सफिशिएंट है? अम, मैं बोला कि नहीं, मतलब मैं तो बहुत थोड़ा ही कर पाया हूँ, लेकिन मैं बहुत सेमिनार वेबिनार अटेंड किया था जहाँ पर बहुत एमिनेंट साइंटिस्ट आए थे, उनका टॉक सुन के भी मुझे रिसर्च के लिए मोटिवेशन आया। उन्होंने बोला कि कुछ वेबिनार और सेमिनार का नाम बताओ, किसका किसका टॉक आप अटेंड किए हो? मेरा याद था, 2 याद था। एक है राहुल बनर्जी है, कोलकाता आइजर कोलकाता का शायद। उनका एक सेमिनार में अटेंड किया था। और डॉक्टर विमान बागची है जो आईआईएससी बैंगलोर का है, उनका भी सेमिनार अटेंड किया था। और मैं एक कोर्स भी किया था जो आईआईटी मद्रास के लिए आईआईटी मद्रास ने कंडक्ट किया था हमारे कॉलेज में ऑफलाइन आके। वो है केमिनोफॉर्मेटिक्स इन ड्रग डिजाइनिंग एंड रिसर्च, वो भी मैं अटेंड किया था। मैं सब बोला तो बोला अच्छा है। उसके बाद मतलब उन्होंने बोला कि आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बायोलॉजिकल सिस्टम रिलेटेड काम करना चाहते हो तो इसके ऊपर आप क्या काम करोगे? तब मेरा सिर्फ एक ही ख्याल आया कि बायोलॉजिकल सिस्टम रिलेटेड ऑर्गेनिक केमिस्ट क्या करेगा, ड्रग डिजाइन शायद कर सकता है। मैं बोला कि ड्रग डिजाइनिंग। तो उन्होंने बोला कि अगर हम आपको एक ड्रग का स्ट्रक्चर दे दे तो आप ये सिंथेसाइज कर पाओगे? तो मैं बोला कि शायद मैं ट्राई कर सकता हूँ, आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट। जो रेट्रोसिंथेसिस करके जो किया जाता है वो। तो उन्होंने क्या किया, एक ड्रग मॉलिक्यूल को ड्रॉ करके मुझे दिखाया। जो रिंग थे उस पे बड़ा स्ट्रक्चर था, देख के ही मतलब घबरा गया था। ओके। तो तो बोला कि अब ये सिंथेसिस करके दिखाओ। तो मतलब मैं तो मुझे देख के ही लगा मुझसे ये नहीं होने वाला, लेकिन वहां पर ना नहीं बोल सकते, ट्राई करते जाना है जब तक। तो धीरे धीरे करके उन्होंने भी थोड़ा हेल्प हेल्प किया कि इसके बाद क्या हो रहा है, देखो कौन सा रिएजेंट, ये एक डबल बॉन्ड आ रहा है, कौन सा रिएजेंट से डबल बॉन्ड आएगा, सोचो। वैसे करके मतलब उन्होंने पूरा ड्रग मॉलिक्यूल मुझसे सिंथेसाइज करवाया, करवाया, वाओ। रेट्रोसिंथेसिस। तो एक पेज हो गया, एक पेज हो गया, बहुत सारे रिएक्शन उनमें इन्वॉल्व हो गया, लेकिन फाइनली मैं कर पाया। तो उसके बाद उन्होंने बोला कि योर अप्रोच वाज टू गुड, और ये सुन के बहुत अच्छा लगा। ग्रेट। तो उसके बाद उन्होंने पूछा कि आपको क्या लगता है एक ड्रग मॉलिक्यूल कहाँ पर हमारे बॉडी में कहाँ पर जाके काम करता है? ओके। वो क्या सेल के अंदर काम करता है या सेल के बाहर? क्या आपको क्या आइडिया है कुछ? मुझे सच में ज्यादा कुछ आइडिया नहीं था। ये मैंने बोला कि अगर हम एक ड्रग मॉलिक्यूल ऐसे सिंथेसाइज करें कि वो हमारा कोई जेनेटिक डिजीज को ठीक करे, तो डेफिनेटली उसको हमारे जेनेटिक मटेरियल में जाके काम करना पड़ेगा, और वो तो सेल के अंदर है, तो ड्रग मॉलिक्यूल को सेल के अंदर जाना पड़ेगा इसके लिए। ये मैंने बताया। तो बोला कि हमारा जेनेटिक मटेरियल क्या है? मैं बोला डीएनए। उसके बाद बोला कि आपको क्या लगता है ड्रग मॉलिक्यूल एक छोटा मॉलिक्यूल है या बहुत बड़ा मॉलिक्यूल है?
मुझे कोई आइडिया नहीं था छोटा मतलब छोटा-बड़ा बोल के वो क्या इंडिकेट करना चाहता है। छोड़ो ये तो रिलेटिव है, छोटा मतलब कितना छोटा-बड़ा। छोटा सच। तो मैं बोला कि मतलब शायद छोटा मॉलिक्यूल है। हुँ, बड़ा तो बहुत बायोमॉलिक्यूल्स तो बहुत बड़ा ही होता है। हुँ, तो बोला छोटा। तो उन्होंने बोला कि देखो वो अगर आपने जो ड्रग के बारे में बात किया जो जेनेटिक डिजीज़ ठीक करेगा, अगर वो एक छोटा मॉलिक्यूल है, हुँ, आपको पता है अगर एक डीएनए की स्ट्रैंड को मैं लेके एक्सटेंड करता हूँ तो यहाँ से चाँद तक जा सकते हैं, वो इतना लंबा है। हुँ, तो एक छोटा मॉलिक्यूल क्या कैपेबल है इतना दूर ट्रैवल करके, इतना डिस्टेंस, इतना वर्क करने के लिए क्या वो कैपेबल होगा? आपको क्या लगता है? हुँ, मैं बोला मुझे सच में कुछ आइडिया नहीं था। लेकिन एक चीज़ मुझे पता था कि पढ़ा था कहीं जो कोरोना के जो एक मेडिसिन आया है रेमडेसिविर वो हुँ, हमारा कोरोना वायरस का जो आरएनए है वहाँ हुँ, पर जाके काम करता है, एडेनिन को रिप्लेस कर देता है। हुँ, हुँ, लेकिन वो आरएनए वो वायरस के अंदर बहुत छोटा है, यहाँ पर तो ये बहुत बड़ा है। तो मुझे आइडिया नहीं था, मैं बताया कि मुझे ये जो ड्रग कैसे एक्चुअली काम करता है इसका मैकेनिज्म के बारे में मुझे ज़्यादा कुछ आइडिया नहीं है, हुँ, लेकिन आई विल डेफिनिटली ट्राई टू लर्न। ओके। बोला ठीक है। सो उसके बाद बोला कि अगर आपने एक ड्रग बनाया हुँ, और आप चाहते हो कि वो प्रोटीन में जाके इंटरेक्ट करे, हुँ, तो वो कैसे जाके इंटरेक्ट करेगा? प्रोटीन में कहाँ जाके इंटरेक्ट करेगा? हुँ, हुँ, मैंने बताया कि प्रोटीन के अंदर कुछ एक्टिव साइट रहता है, हुँ, जहाँ पर ड्रग मॉलिक्यूल जाके अम, बैठ सकता है और अपना काम कर सकता है। उन्होंने बोला कि आप लॉक एंड की मैकेनिज्म पढ़े हो? हुँ, बोला हाँ, मुझे इसके बारे में पता है। और उसके बारे में कुछ पूछा नहीं। हुँ, उसके हुँ, बाद बोला अगर एक ड्रग मॉलिक्यूल आपका प्रोटीन में जाके इंटरेक्ट करना चाहता है, तो वहाँ पर जाके वो किस तरह का इंटरेक्शन दिखाता है? हुँ, अब मुझे ये भी नहीं पता था। मैं बोला वो आयनिक इंटरेक्शन दिखा सकता है, अगर प्रोटीन का कुछ पार्ट ज़्यादा नेगेटिव पोलर है और मेरा हुँ, ड्रग मॉलिक्यूल का कुछ पार्ट ज़्यादा पॉजिटिवली पोलर है, वो जाके आयनिक इंटरेक्शन दिखा सकता है, वैन हुँ, डेर वाल्स इंटरेक्शन दिखा सकता है। उन्होंने बोला क्या डायरेक्ट कोवैलेंट बॉन्डिंग हो सकता है? हुँ, ये क्या अच्छा होगा? हुँ, और मैं थोड़ा सोचा, मैंने बताया कि अगर मैं चाहता हूँ कि मेरा ड्रग मॉलिक्यूल जाए प्रोटीन के पास और अपना काम करके चले आए, वहाँ पर ना रहे। काम खत्म होने के बाद वो बॉडी से निकल जाए और एटसेट्रा वहाँ पर ना रहे। हुँ, तो कोवेलेंट बॉन्ड अगर होगा तो वो जब बॉन्ड तोड़ के बाहर आना थोड़ा मुश्किल होगा। हुँ, और अगर मैं ये चाहता हूँ कि ड्रग मॉलिक्यूल जाके वहाँ पर काम करके वहाँ ही रह जाए, हुँ, तो कोवेलेंट बॉन्ड डेफिनिटली अच्छा होगा। हुँ, तो उन्होंने बोला ठीक है। हुँ, उसके बाद उन्होंने बोला कि तुम्हारे पास ऐसे बहुत सारे टेस्ट ट्यूब है, उसमें डिफरेंट टेस्ट ट्यूब में डिफरेंट अमीनो एसिड तुम्हें दिया गया है। हुँ, तो आप कैसे बताओगे कि कौन सा ग्लाइसिन है? मुझे पता था कि ग्लाइसिन एकाइरल है, तो मैं बोला कि सबके अंदर से प्लेन पोलराइज्ड लाइट पास करूँगा, हुँ, जहाँ पर देखूँगा प्लेन पोलराइज्ड लाइट का कोई चेंज नहीं हो रहा, वही ग्लाइसिन होगा। हुँ, तो उसके बाद उन्होंने बोला कि अच्छा ग्लाइसिन एकाइरल है, अगर आप चाहते हो कि ये ग्लाइसिन मॉलिक्यूल एक कायरल प्रोटीन के साथ जाके इंटरेक्ट करे, हुँ, तो क्या ये इंटरेक्ट कर पाएगा? हुँ, एकाइरल मॉलिक्यूल कायरल प्रोटीन के साथ जाके इंटरेक्ट कर पाएगा? और मुझे पता था कि मतलब रिएक्शन होने के लिए एकाइरल शायद कायरल से रिएक्शन कर सकता है। तो मैंने बोला कि हाँ, कर सकता है। उसके बाद उन्होंने बोला कि ग्लाइसिन का ये जो 2 जो हाइड्रोजन है, उसका रिलेशन क्या है? हुँ, और वो कार्बन को हम कैसा कार्बन बोल सकते हैं? ओके। मैंने बोला कि वो कायरल नहीं हुआ अभी तक, वो जो एक हाइड्रोजन को अगर रिप्लेस कर दूँ तो वो कायरल हो जाएगा। सो दैट कैन बी कॉल्ड प्रो-कायरल सेंटर। हुँ, हुँ, तो उन्होंने बोला कि आप जो पहले जो बोले थे कि प्लेन पोलराइज्ड लाइट देके जो प्लेन को जो नहीं घुमाएगा, हुँ, तो वो होगा ग्लाइसिन। हुँ, तो ये मेथड को क्या बोला जाता है? ओके। मुझे नहीं पता था कि मेथड एक्चुअली क्या बोला जाता है। जो मशीन यूज़ किया जाता है वो शायद पोलरीमीटर होगा। हुँ, लेकिन मेथड मुझे पता नहीं था कि शायद वो यही मीन करना चाहते हैं। पोलरीमीटर ही शायद जानना चाह रहे थे। मतलब मैं बताया नहीं, मेथड ऐज़ नहीं पता था, मैं कुछ हुँ, बताया नहीं। तो उन्होंने बोला कि ऐसा कुछ उन्होंने बोला कि ग्लाइसिन के अलावा बाकी सब मॉलिक्यूल में कायरल सेंटर है। हुँ, तो डेफिनिटली उन्होंने बोला कि कायरल सेंटर अगर है तभी मॉलिक्यूल कायरल होगा, राइट? हुँ, और ऑप्टिकल एक्टिविटी शो करेगा, राइट? मैं हुँ, बोला नहीं, राइट नहीं है ऑलवेज। कायरल सेंटर नहीं है, उसके बावजूद भी
वो ऑप्टिकल एक्टिविटी शो कर सकता है। उन्होंने बोला कि मतलब क्या एग्जांपल दो थोड़ा। मैं बोला कि कायरल सेंटर नहीं है, हो सकता है उसके पास किसी मॉलिक्यूल के पास कायरल प्लेन हो, कायरल एक्सिस हो। उन्होंने एक एग्जांपल पूछा, मैं एग्जांपल दे दिया जो एट्रोपाइसमरिज्म में हम पढ़ते थे, जो दो बेंजीन रिंग लेके एक तरफ से सी डबल एच एच वैसे करके एक एग्जांपल मैंने दे दिया। उन्होंने बोला और कुछ एग्जांपल आपको ऑर्गेनिक के अलावा कुछ दिमाग में आता नहीं क्या? मैं थोड़ा सोचा। मैं बोला हाँ, इनऑर्गेनिक में भी हम जो मेटल के जो कॉम्प्लेक्स पढ़ते थे वहां पर भी कायरल एकाइरल के कंसेप्ट आता था। मैं बोला हाँ, इनऑर्गेनिक कॉम्प्लेक्स में भी कायरल सेंटर ना होने के बाद वो मेटल सेंटर होता है और वो कॉम्प्लेक्स ओवरऑल कायरल ऑप्टिकल एक्टिविटी शो करता है। बोला कि एक एग्जांपल दो। मैंने एक कोबाल्ट का और ट्रीस इथिलीन डायमीन का एक कॉम्प्लेक्स लिया जिसका हम ऐसे स्ट्रक्चर बनाया जहाँ पर कोई पीओएस सीओएस नहीं है, तो वो भी ऑप्टिकल एक्टिविटी शो करेगा। और वो मैंने ड्रॉ करके दिखाया, तो बोला ठीक है। उसके बाद उन्होंने बोला कि आपको न्यूमैन प्रोजेक्शन के बारे में कुछ पता है? मैं बोला हाँ, न्यूमैन प्रोजेक्शन में मुझे पता है। उन्होंने बोला कि आप इन ब्यूटेन का एक न्यूमैन प्रोजेक्शन बनाइए अपने जो पेपर और पेन लेके बैठा था। इन ब्यूटेन का एक एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम उन्होंने पूछा, न्यूमैन प्रोजेक्शन के एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम। तो मैंने बोला कि अलोंग व्हिच बॉन्ड, C1 C2 और C2 C3? उन्होंने बोला C2 C3। तो मैं ड्रॉ किया और वहां से डिटेल में क्वेश्चन, मतलब वहां से जो भी क्वेश्चन आ सकता था, मतलब किसके एनर्जी कम है, थोड़ा इससे इसका थोड़ा एनर्जी कम क्यों है, कौन सा फॉर्म है, ये गॉच है, ये एंटी है, इसका एनर्जी इतना ज्यादा क्यों है, कम क्यों है, इसमें कॉन्फर्मेशन कौन है, किसका एनर्जी ज्यादा है। उन्होंने बोला जो ग्राफ में जो ऊपर जो पार्ट होता है ना, वो जो एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम में, तो मुझे बोला कि क्या ये ऊपर जो पार्ट है ये ट्रांजिशन स्टेट है? मैं बोला नहीं, ये ट्रांजिशन स्टेट नॉर्मल एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम का जो ट्रांजिशन स्टेट है ऐसे ही कार्ड में दिखता है, लेकिन ये ट्रांजिशन स्टेट नहीं है। हेलो सर। हाँ हेलो सागर, आई कैन हियर यू बट योर वीडियो इज लाइक लैगिंग, थोड़ा सा लैग हो रहा है। इज इट ओके नाउ? परफेक्ट। इंटरनेट इशू हो रहा है क्या? हाँ हाँ, थोड़ा वाईफाई, अच्छा वाईफाई पे बारिश। हो? वाईफाई पे हो कि मोबाइल नेटवर्क पे हो? वाईफाई में हूँ, लेकिन करंट थोड़ा मतलब इलेक्ट्रिसिटी अप डाउन कर रहा है, ओके ओके, इसलिए। नो इश्यूज। ओके। हाँ, तो उन्होंने पूछा कि एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम जो है वहाँ पर जो अपर जो कर्व का जो हिस्सा है वो क्या ट्रांजिशन स्टेट को इंडिकेट करता है? मैं बोला नहीं, नॉर्मल रिएक्शन के जो एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम है उनके जो ऊपर का जो पार्ट है वो ट्रांजिशन स्टेट को इंडिकेट करता है, लेकिन यहाँ पर जब हम कॉन्फर्मेशन को ड्रा करते हैं उसके एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम में जो अपर जो पोर्शन है वो इंडिकेट करता है सारे इक्लिप्स फॉर्म को, जिसका ओके। एनर्जी हायर होता है। कॉन्फर्मेशन का एनर्जी हायर होता है, वो इक्लिप्स फॉर्म होता है, और उसका एनर्जी फॉर एनब्यूटेन वो ऊपर हिस्से में एनर्जी दिखाया गया है। वो बोला ठीक है। बोले अगर आप एक नॉर्मल रिएक्शन की एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम को ड्रॉ करते हैं तो आप वाई एक्सिस में तो पोटेंशियल एनर्जी ड्रॉ करते हैं, लेकिन एक्स एक्सिस में क्या करते हैं? मैं बोला वहां पर हम लिखते हैं कि वो रिएक्शन कोऑर्डिनेट है। वो बोले कि क्या मतलब रिएक्शन कोऑर्डिनेट का मतलब क्या है? मैं बोला कि बॉन्ड एंगल, बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड ऑर्डर एक्सेट्रा। तो उन्होंने बोला आप इसके बारे में थोड़ा डिटेल में बताएंगे, वो जो एक्स एक्सिस में जो ड्रॉ किया जाता है उसके बारे में। मैं बोला मैं अभी तक जो भी कुछ बुक पढ़ा हूँ वहां पर सिर्फ यही दिया गया था कि रिएक्शन कोऑर्डिनेट, और उसके बाद ब्रैकेट में मैं लिखा हुआ था कि बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड लेंथ एक्सेट्रा। इसके ज्यादा मतलब मैं कहीं पे भी अभी तक नहीं पढ़ा, तो मुझे थोड़ा कुछ नॉलेज नहीं है इसके बारे में। तो उसके बाद उन्होंने बोला कि जो एन ब्यूटेन का जो आप डिफरेंट कॉन्फर्मेशन आप ड्रॉ कर रहे हैं, क्या आप ये बोल सकते हैं कन्फर्मली कि आपके पास एक सोल्यूशन है इसके अंदर ये पार्टिकुलर कॉन्फर्मेशन प्रेजेंट है या नहीं? आप ये क्या कन्फर्मली किसी एक्सपेरिमेंट से और कुछ ये सब बता पाएंगे? मैं बोला अगर ये कॉन्फर्मेशन है तो अगर हम गैस फेज में इसे लेते हैं तो ये तो रैपिडली ये बॉन्ड मूव करेगा, किसी पर्टिकुलर ये कॉन्फर्मेशन को मैं आइसोलेट नहीं कर पाऊंगा। तो हमें शायद सॉलिड स्टेट में ये काम करना पड़ेगा जहाँ पर ये बॉन्ड रेस्ट्रिक्ट हो जाए और मैं एक पर्टिकुलर कॉन्फर्मेशन को आइसोलेट कर पाऊँ। उन्होंने बोला कि देखिए जो
सॉलिड स्टेट में जो रिएक्शन है ये रिएक्शन करना मुश्किल है, और जो एक्सपेरिमेंट भी है सॉलिड स्टेट में वो थोड़ा मुश्किल हो जाता है। हम ज़्यादातर इसीलिए रिएक्शन करते हैं सब सॉल्यूशन फेज़ में। सॉल्यूशन फेज़ में आप कुछ सोच सकते हैं क्या? कुछ हो सकता है? मुझे कुछ आइडिया नहीं था कि सॉल्यूशन में बोला कि सॉल्यूशन फेज़ में भी तो बॉन्ड का रोटेशन अच्छा खासा होगा। तो मुझे पता नहीं कि हम कोई पर्टिकुलर कन्फर्मेशन को आइसोलेट कर पाएँगे या नहीं। तो उन्होंने बताया कि आप एनएमआर की एंगल से सोचिए। मैं बोला कि जब हम मुझे एक ही बात दिमाग में आया था कि एनएमआर में जो प्रोटॉन डिफरेंट एनवायरनमेंट में है वही पीक शो देता है। और मैंने बोला कि अगर ये डिफरेंट कॉन्फर्मेशन है और बॉन्ड के रोटेशन के बाद और पहले जो प्रोटॉन्स है उसके एनवायरनमेंट चेंज हो रहा है, तो शायद वो एनएमआर में डिफरेंट पीक शो कर सकता है, ये बोला। और वो कुछ बताया नहीं कि ठीक हुआ कि नहीं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में चले गए और एक सर आए थे, वो नेक्स्ट क्वेश्चन में चले गए। उन्होंने बोला कि मिथाइल ब्रोमाइड और NaOH का जो रिएक्शन है उसके बाद मेन प्रोडक्ट क्या होगा? मैं बोला सिंपल SN2 रिएक्शन होगा जो मिथानॉल होगा। तो बोला कि इसका एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम उन्होंने ही ड्रॉ करके दिया, जो नॉर्मल SN2 का जो एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम होता है। तो उन्होंने बोला कि ये जो रिएक्शन का जो एनर्जी बैरियर है, क्या आप ये डिटरमाइन कर सकते हैं कि एनर्जी बैरियर कितना होगा? मैंने बोला कि आर्हेनियस इक्वेशन की मदद से मैं कर सकता हूँ, डिफरेंट टेम्परेचर में डिफरेंट रेट को ऑब्जर्व करके उसके बाद एक प्लॉट जो आर्हेनियस कर्व का जो प्लॉट आता है उससे मैं कर सकता हूँ। उन्होंने बोला कि सोचिए आपके पास 4 रेट कांस्टेंट है 4 डिफरेंट टेम्परेचर पे, तो आप कैसे ये एनर्जी बैरियर को कैलकुलेट करेंगे? सो मैं बोला गिव मी सम टाइम। तो मैं एक डेरिवेशन कर रहा था जो आर्हेनियस इक्वेशन से जो लीनियर प्लॉट लाने का जो डेरिवेशन है ln k वर्सेस 1/RT शायद। अ, तो वो मेरा दिमाग में नहीं था, मैं डिराइव कर रहा था लॉग लेके 2 साइड, उसके बाद मैं प्लॉट किया और मैं उन्हें बोला कि मेरे पास k का वैल्यू है, रेट का वैल्यू है और टेम्परेचर का वैल्यू है। तो अगर मैं ln k वर्सेस 1/RT का एक प्लॉट करता हूँ तो हमें एक स्ट्रेट लाइन मिलता है जो जिसका स्लोप का जो मैग्नीट्यूड है वो एक्टिवेशन एनर्जी का इक्वल होता है। तो उन्होंने बोला ये ठीक है, अच्छा है। उन्होंने फिर बोला कि ये जो आप प्लॉट आपने ड्रॉ किया ln k वर्सेस 1/RT का, ये कर्व आपने लीनियर ड्रॉ किया, लेकिन प्रैक्टिकली ये लीनियरिटी से थोड़ा डेविएट हो जाता है। तो आपको क्या लगता है ये लीनियरिटी से क्यों डेविएट हो रहा है? मैं बोला कि एज ये स्लोप इंडिकेट कर रहा है एक्टिवेशन एनर्जी को, और ये स्लोप डेविएट हो रहा है, इसका मतलब एक्टिवेशन एनर्जी टेम्परेचर के साथ चेंज हो रहा है। शायद मैं यही बोला कि शायद एक्टिवेशन एनर्जी टेम्परेचर के साथ यहाँ पर चेंज हो रहा है। उन्होंने बोला अगर एक्टिवेशन एनर्जी एक टेम्परेचर का फंक्शन होता तो SN2 रिएक्शन का नॉर्मल SN2 रिएक्शन का जो प्लॉट है वो डिफरेंट टेम्परेचर में डिफरेंट टाइप का होता। आपने कहीं देखा है? आपने तो सब जगह एक ही देखा है। मैं बोला हाँ, ठीक है। तो मैं उसके बाद बोला कि ये मुझे नहीं पता कि ये डेविएशन एक्चुअली क्यों हो रहा है। ये उसके बाद और एक सर पूछे थे कि आपको एंजाइम की कैटालिसिस के बारे में कुछ पता है? एंजाइम जो कैटालिस करते हैं वो क्या करते हैं बेसिकली? और उसके बारे में जो काइनेटिक और थर्मोडायनामिक कोई चेंज आता है रिएक्शन के ऊपर? मैं बोला कि अगर हम एंजाइम यूज करते हैं तो विथ एंजाइम और विदाउट एंजाइम सो थर्मोडायनामिक ज्यादा कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, लेकिन काइनेटिक्स इफेक्ट करता है। मैं बोला कि एक्टिवेशन एनर्जी का चेंज हो जाता है, इक्विलिब्रियम टाइम थोड़ा फास्ट हो जाता है, फास्ट और स्लो। इक्विलिब्रियम टाइम आगे आता है या बाद में आता है, चेंज होता है। और थर्मोडायनामिकली ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता, एज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट सेम रहता है और डेल्टा जी भी सेम रहता है। और इसका मतलब ये है कि अगर कोई रिएक्शन स्पॉन्टेनियस नहीं था तो उसके बाद में एंजाइम कैटालिसिस करने के बाद भी वो स्पॉन्टेनियस नहीं होने वाला, एज डेल्टा जी का कोई चेंज नहीं हो रहा। तो उसके बाद बोला कि आप जो एंजाइम का जो कैटालिसिस का कोई कार्व ड्रॉ कर सकते हैं? मैं एक नॉर्मल एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम ड्रॉ किया और उसके बाद एक कैटलिस्ट का पॉजिटिव कैटलिस्ट और नेगेटिव कैटलिस्ट, उसका जो एनर्जी बैरियर ज्यादा और कम ऐसे करके एक ग्राफ ड्रॉ कर दिया। ओके, तो उसके बाद उन्होंने बोला कि
आपको पता है जो ड्रग में जो हम ड्रग में जो प्रोटीन है और ड्रग जो प्रोटीन में इंटरेक्ट करना चाहते हैं वो प्रोटीन में कौन से टाइप के अमीनो एसिड ज्यादा यूजफुल होगा? अ, मैं बोला नहीं पता मुझे, लेकिन ऐसा मैं मुझे लगता है कि जो जो पार्ट मतलब प्रोटीन का जो पार्ट में कुछ पोलर ग्रुप जुड़ा होगा वो ही ज़्यादा अच्छे से इंटरैक्ट कर पाएगा। से ओके। अगर मैं एक एसिडिक अमीनो एसिड लेता हूँ, उसमें एक एसिड ग्रुप एक्स्ट्रा रहेगा और हम ड्रग में अगर कोई बेसिक ग्रुप ऐसे चिपका दें, तो वो एसिड और बेस जाके इंटरैक्ट कर सकते हैं। ऐसे करके बोला। उन्होंने बोला कि देखो जनरली बेसिक अमीनो एसिड जो होता है ना, वो ज़्यादा यूज़फुल होता है। तो आप क्या कुछ नाम बता सकते हैं बेसिक अमीनो एसिड का? मैं बोला अर्जिनिन, हिस्टीडाइन, लाइसिन। तो उसके बाद बोला ठीक है आपका इंटरव्यू अच्छा रहा। उसके बाद हम इंटरव्यू वाज़ ओवर। सो व्हाट वुड यू सजेस्ट टू ऑल दोस पीपल जो अभी इंडिया में इतने हजारों बच्चे अलग अलग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं इंक्लूडिंग नेट गेट? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ कॉम्पिटिटिव एग्जाम लाइक जैम, नेट, गेट एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दिस रिसर्च इंटरव्यू जहाँ पे इतनी डिटेल में इतने डेप्थ में आपसे क्वेश्चन पूछा गया है? दोनों की प्रिपरेशन में क्या फर्क है और क्या एडवाइस करोगे आप स्टूडेंट्स को? देखिए, जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का जो क्वेश्चन हम एमसीक्यू सॉल्व करते हैं, तो हम अगर उसमें ज़्यादा ध्यान दें, तो हमारा जो क्वेश्चन कुछ क्वेश्चन का पीछे जो डीप लॉजिक होता है, वो हम ज़्यादातर वक़्त स्किप कर देते हैं। तो इसका आंसर ऐसे आएगा, तो हम रूल करके छोड़ देते हैं, ये रूल तो ऐसा आएगा, तो ऐसा करके छोड़ देते हैं। हमारा एमसीक्यू तो हो जाता है, हम कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में अच्छा तो कर सकते हैं, लेकिन उसके बिहाइंड जो थ्योरीज़ है, जो नॉलेज है, वो हमें उसके लिए भी ज़्यादा फ़ोकस करना ज़रूरी है। सो नॉर्मली थ्योरी के ऊपर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए और जहाँ पर भी कोई नॉलेज मिले मतलब ये आप मैं आपको बोल रहा था कि रेमडेसिविर ड्रग के बारे में, ये तो कहीं बुक में नहीं लिखा। नहीं लिखा तो है। ऐसे ही थोड़ा अपडेट रहना पड़ता है शायद। ओके। तो आपने ऑर्गेनिक लाइक मुझे जितना समझ में आया यू आर टू गुड एंड टू लाइक यू आर सुपर्ब इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। कहाँ से पढ़ी इतनी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री? कौन सी किताबें पढ़ते हो आप? मतलब मैं ज़्यादातर स्टीरियोकेमिस्ट्री के लिए डी नसीपुरी पढ़ता था हम्म। और नॉर्मली क्लेडेन पढ़ता था हम्म। और मेरा जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का कॉलेज का जो टीचर्स है, वो फैकल्टी बहुत अच्छा है, एक्सीलेंट है हम्म। वो और उससे बहुत कुछ सीखा मैंने। ओके। बहुत कुछ सब कुछ याद भी नहीं है, याद भी नहीं रहता, लेकिन उन्होंने जो नॉलेज दिया है वो बहुत ज़्यादा है। ओके। सो सागर, ये 5 महीने की आपने प्रिपरेशन करी तो इतनी नॉलेज जो आपके पास आई, जैसे एनर्जी प्रोफाइल का, मुझे लगता है रेयरली कोई बच्चा आपके इस इंटरव्यू से शायद कुछ चीजें समझ, बहुत सारे बच्चे तो समझ भी नहीं पाएंगे कि अपने क्या क्वेश्चन का क्या आंसर क्यों दिया, कैसे दिया। लाइक कुछ कुछ क्वेश्चन तो इतने टेक्निकल थे, इतने डीप क्वेश्चंस थे जो वही बच्चा कर पाता जिसने बहुत पढ़ाई करी हो, किताबें रीडिंग करी हो। तो आप कह रहे हो आपने तो 5 महीने में यार एग्जाम की तैयारी कर ली, तो रिसर्च इंटरव्यू को टैकल करने में क्या 5 महीने की पढ़ाई काम आई या बहुत पहले से प्रिपरेशन कर रहे थे इस चीज की? देखिए, जो मतलब इंटरव्यू में ज़्यादातर क्वेश्चन पूछा गया, सब्जेक्टिव क्वेश्चन कम ही पूछा गया। जनरल नॉलेज का जो प्रेजेंस ऑफ माइंड का वैसा ही क्वेश्चन ज़्यादा पूछा गया। हम्म। कुछ एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम और काइनेटिक्स का वो छोड़ के। हम्म। तो मुझे लगता है कि ओवरऑल मेरा जो केमिस्ट्री के प्रति जो इंटरेस्ट है, हम्म। कहीं पर भी मतलब ज़्यादातर मैं बुक के ऊपर डिपेंडेंट हूँ, लेकिन कहीं पर भी मुझे कुछ अच्छे से दिखने को मिले। शायद आप कुछ अल्कोहल के जो हम सैनिटाइज़र यूज़ करते हैं, उसके सील पे जो अल्कोहल के अलावा कुछ और भी कंपोनेंट लिखा जाता है, जैसे प्रोपिलीन ग्लाइकॉल हमने ये देखा कि इससे मुझे थिंकिंग मिलता है कि ये क्यों यूज़ किया जा रहा है। ग्रेट। तो ऐसे-ऐसे करके थोड़ा आउटर नॉलेज एक्वायर कर लेते हैं, जो ओके। बुक में नहीं होता। ऐसे ही थोड़ा इंटरेस्ट सो अल्टीमेटली बुक में तो कॉम्पिटिटिव माइंड पे ना रह के अगर हम केमिस्ट्री सीखने पे ज़्यादा फोकस करें तो ये बेहतर होगा। अच्छा, सागर, व्हाट इज हाउ इज योर फाइनेंशियल सिचुएशन? मतलब सॉरी टू आस्क दिस क्वेश्चन बट मैं क्यूरियस हूँ जानने के लिए। ये मतलब अभी तो एकदम ही अच्छा नहीं है हम्म। और जो फाइनेंशियल जो पापा का जो इनकम है ये ऑलमोस्ट ज़ीरो है अभी। हम्म। हम्म। कोरोना की वजह से मार्केट ज़्यादातर मार्केट बंद है और हमारा जो कल्टीवेशन है वो भी अच्छे से नहीं हुआ। पिछले साल जो अम्फान आया था साइक्लोन, हम्म। उसमें मेरा हमारा जो खेत का जो सब कुछ खत्म हो गया ओके। और
गवर्नमेंट की तरह से एज़ सच कोई फाइनेंशियल सपोर्ट भी नहीं मिला। वैसे अभी सिचुएशन थोड़ा क्रिटिकल है। सो इस इतनी खराब सिचुएशन में व्हाट मोटिवेट्स यू, व्हाट कीप्स ऑन मोटिवेटिंग यू? क्योंकि बहुत बच्चे होते हैं जो यूट्यूब पे आते हैं, वो रोने लग जाते हैं, छोटी सी प्रॉब्लम होती है जिंदगी में और वो मतलब बिखर जाते हैं, रोने लग जाते हैं, बहाने बना लेते हैं। यार आपने एक इतने बड़े क्रीम इंस्टीट्यूट में इतने एडवांस लेवल पे जाके आपने एक इंटरव्यू क्रैक किया, तो आपको कभी मन नहीं करता छोड़ छाड़ के मैं भी खेती कर लूं, कमाई पैसे कमाने लग जाऊं? मतलब व्हाट कीप्स यू मोटिवेटिंग? नहीं, मैं खेती में तो नहीं जाऊँगा, मैं छोटे से ही मैं मेरा ये मोटो था कि मैं पढ़ाई करूँगा, कुछ अच्छा बन जाऊँगा, लेकिन खेती में मैं मेरे पापा को देखता हूँ, वो बहुत हार्ड वर्क करते हैं और मुझे लगता है कि इतना हार्ड वर्क तो मैं भी नहीं कर सकता। मुझे लगता है जो मेरा पापा है वो सुबह उठ के मेरे उठने से पहले ही उठ के खेत में चले जाते हैं और सिर्फ़ 2 बार सुबह में और दोपहर में खाने के लिए घर आता है और फिर चला जाता है और शाम को आता है। मुझे लगता है कि मैं भी उतना पढ़ाई में भी मैं उतना एफर्ट नहीं डाल पाता जितना मेरे पापा जो हार्ड वर्क करते हैं। हाँ। तो मुझे लगता है कि ये जो सिचुएशन में वो इतना हार्ड वर्क कर रहे हैं, मुझे जल्द से जल्द उन्हें सपोर्ट करना चाहिए। हम्म। उसके उसके लिए मुझे फाइनेंशियली स्टेबल होना चाहिए और एक करियर अच्छे से डेवलप कर लेना चाहिए। उस हम्म। उसके लिए मैं बहुत अच्छे से पढ़ाई करता हूँ। यही मेरा मोटिवेशन है कि मेरा घर का जो हालात है अभी और ये मैं ज़्यादा अच्छे से अगर ओवरकम कर पाऊँ तो बहुत अच्छा रहेगा हम्म। और इतना हार्ड वर्क मुझसे कभी-कभी तो देखा नहीं जाता। मतलब मुझे बहुत बुरा भी लगता है कि इतना हार्ड वर्क कर रहा है, इतना तो मैं तो घर में बैठ के पढ़ाई कर रहा हूँ। ये तो सिर्फ़ मेंटल जो वर्क है ये अरे और वाह। वो जो फिज़िकल वर्क कर रहा है सारा दिन, हम्म। ये देख के मुझे कभी-कभी तो बहुत बुरा लगता है और मुझे लगता है कि मुझे जल्द से जल्द कुछ ऐसा बनना पड़ेगा जहाँ जहाँ जो बन के मैं उन्हें कुछ स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर सकता हूँ। तो यही मेरा सागर, मोटिव सागर, डू यू हैव एनी सिबलिंग्स और कोई भाई बहन है आपके कि आप अकेले हो? मैं अकेला हूँ। अच्छा। तो इतनी महंगी महंगी किताबें, क्लेडन बहुत महंगी आती है, या बाकी की जो भी आप किताबें हो, तो आप कैसे अफोर्ड कर लेते हो इन सब किताबें? मैं जब कॉलेज में था, तो मेरा थोड़ा कॉलेज का जो खर्चा है उसके बाद भी मेरे पास कुछ पैसा रह जाता था। हम्म। वो मैं स्टोर करता था। उससे मैंने कभी-कभी बहुत बुक भी खरीदा है और मैं ओल्ड बुक भी खरीदता था कॉलेज स्ट्रीट में जाके। कॉलेज स्ट्रीट एक जगह है जहाँ पर ओल्ड बुक बहुत सस्ते में मिलता है और वो बुक भी मैंने खरीदता था और पीडीएफ तो है ही अभी, कोई बुरा नहीं लगता, ओके। सो मैनेज हो जाता हाउ मच टाइम डू यू स्पेंड ऑनलाइन? मतलब मैं ये थोड़ा जेन्यूनली सी आई एम वेरी क्यूरियस टू नो अबाउट यू। मैं पहले बता दूं ऑडियंस को जो हमारे साथ जुड़ी हुई है कि मैं सागर से फर्स्ट टाइम बात कर रहा हूँ। इससे पहले हमने सिर्फ व्हाट्सएप पे दो चार मैसेजेस में इंटरेक्शन किया एंड हम डायरेक्टली वीडियो रिकॉर्डिंग करने आ गए। मुझे नहीं पता था ये वीडियो का स्क्रिप्ट क्या होगा, या सागर को भी नहीं पता था हम क्या स्क्रिप्ट करने वाले हैं। तो सागर, हाउ मच टाइम डू यू स्पेंड ऑन यूट्यूब लर्निंग एंड व्हाट इज योर व्यू? कि जो जैसे अभी यूट्यूब पे आजकल सब कंटेंट अवेलेबल है, हर कोई कोचिंग क्लासेस में है, लोगों ने ऐप बना रखे हैं, ऑनलाइन एजुकेशन आ गई है। आपका क्या व्यू है ये ऑनलाइन एजुकेशन पे, यूट्यूब पे आपने कितना यूज किया, क्या ये यूजफुल है। है? हाँ, तो मैं यूज़ तो करता था, मेरा ऑनलाइन में क्लास भी होता था और मेरा जो इंटरनेट जो था मतलब मैंने वाईफ़ाई बहुत रिसेंटली लिए है, 1 महीने भी शायद नहीं हुआ। हम्म। उसके पहले मेरा रोज़ 1.5 जीबी का नेट इंटरनेट आता था, उससे मेरा ऑनलाइन क्लास चलता था, उसके बाद थोड़ा बहुत नेट मिलता था। तो यूट्यूब में आपका चैनल से टोटल एनएमआर मैं कंप्लीट किया और एनएम उसका जो बेसिक है वो आप ही से मेरा अच्छा हुआ है। उसके अलावा जे केमिस्ट्री चैनल और वैसा कुछ केम अकेडमी है। वो जो चैनल से जिस टॉपिक में मेरा प्रॉब्लम होता था, ये लगता था कि ये बुक में बहुत कॉम्प्लेक्स है, कोई अगर समझा देता था बोल के हम्म। तो ज़्यादा अच्छा होता। तो हम्म। इसीलिए मैं कुछ-कुछ चैनल को फ़ॉलो करता था हम्म। ऑब्वियसली हम्म। और कभी-कभी तो ज़्यादा फ़ोन यूज़ करने के बाद मुझे अच्छा भी नहीं लगता। कभी-कभी ज़्यादा ऑनलाइन होने के लिए मेरा एडिक्शन भी हो जाता था। अच्छा। मुझे लगता है कोई काम नहीं कर रहा हूँ, फिर भी मैं व्हाट्सएप में हूँ, फेसबुक में हूँ। अच्छा। इससे टाइम वेस्ट होता था। कभी-कभी तो मैं थोड़ा डेली रूटीन उसके बाद मैं सोचता था कि कैसे ये फिर ट्रैक में लाया जाए। सो मैं डेली रूटीन बनाता था। तो हर रोज़ मैं डायरी लिखता हूँ और रात में मैं नेक्स्ट डे मुझे क्या-क्या करना है वो एक लिख के रखता हूँ वन हम्म। बाय वन। जो कल का हमें यहाँ पर 3 क्लास है और
तो मुझे ये टॉपिक कल कंप्लीट करना है, इस चैप्टर से 50 क्वेश्चंस करना है। तो ये मैं लिख रखता था और वो बहुत सॉफ्ट रूटीन होता था। ऐसा नहीं कि कंप्लीट ना किया जाए, अगर थोड़ा हार्ड रूटीन होगा, कॉम्पैक्ट रूटीन होगा तब वो मैं फिर कंप्लीट नहीं कर पाऊँगा और फिर डिमोटिवेशन आएगा कि ये मैंने सोच समझ के एक रूटीन बनाया, ये मुझसे तो नहीं हो रहा, मुझसे नहीं होगा कुछ ऐसा। तो मैं एक सॉफ्ट रूटीन बनाता था जो कंप्लीट किया जा सके और मैं वो रूटीन फ़ॉलो करता था, वो जो काम है मैं कंप्लीट करता था। अगर कम हो जाए उसके बाद भी मेरा टाइम बच जाता है तब भी मैं कुछ नहीं करता था। वो दिन मतलब मैं एन्जॉय करता था। सो टारगेट फुलफिल फ्रेंड सर्कल, आउटिंग्स ये सब करते हो आप? ज़्यादातर नहीं, मतलब मैं जो कॉलेज में गया था कॉलेज में जाके मेरा स्कूल का जो फ्रेंड सर्कल है वहाँ पर कोई भी नहीं था। जिससे भी मिला था सब कुछ नया था। सो थोड़ा बहुत दोस्त बने, मैं थोड़ा इंट्रोवर्ट भी हूँ। 2-3 दोस्त बने मेरा कॉलेज में और उससे वो बहुत हेल्पफुल है। बहुत डिस्कशन होता है मोबाइल फ़ोन में। वो कुछ नया सीखा तो हमें बताता है, मैं कुछ नया सीखा तो उनके साथ शेयर करता हूँ। ये अच्छा है, ज़्यादा फ्रेंड मुझे लगता है कि क्वालिटी फ्रेंड ज़्यादा अच्छा है क्वांटिटी फ्रेंड से। परफेक्ट, परफेक्ट। तो अच्छा, केमिस्ट्री के अलावा आप और क्या-क्या करते हो? मैं रिसाइटेशन करता हूँ, मैं थोड़ा स्टोरी भी लिखता हूँ, सम क्राइम थ्रिलर स्टोरी टाइप, पोएम भी लिखता हूँ। अच्छा, मेरा एक फाइनल क्वेश्चन है आपसे। हाँ, और जनाब मुझे ये बताइए, आपको एक हाथ आईआईटी दिल्ली मिला, एक आपको एक हाथ टीआईएफआर मिला हैदराबाद। तो आपने टीआईएफआर हैदराबाद, जहां इतना खतरनाक इंटरव्यू आपने दिया, उसको छोड़ के आप आईआईटी दिल्ली को क्यों ले रहे हो? क्या लॉजिक और क्या रीजन? सर, मैंने आपसे बात कर रहा था, आपने कहा था कि सर मेरे कुछ टीचर्स भी मुझसे नाराज हो गए इस डिसीजन पे। हाँ, हाँ, बहुत-बहुत। क्यों? मेरा जो कॉलेज का जो हेड होता है, उन्हें रामकृष्ण मिशन के रिस्पेक्ट में उन्हें महाराज कहा जाता है। तो कॉलेज का जो वो महाराज है उनसे ही कल बात हो रहा था, उन्होंने भी बोला कि फिर सोच के देखना, ये मतलब लोगों को ये मिलता नहीं और तुम्हें मिल के तुम अभी छोड़ रहे हो। तो क्या हाँ, रीजन है, क्या रीजन है सागर? तो पहली बात कि फाइनेंशियल कंडीशन के रिस्पेक्ट में अगर देखूँ तो टीआईएफआर में ज़्यादा खर्चा नहीं है। वो भी स्टाइपेंड प्रोवाइड करते हैं नियरली अबाउट 25,000 और 21,000 लाइक दैट मंथली। दूसरी तरफ आईआईटी दिल्ली में बहुत खर्चा है, ये सबको पता है। तो इस हिसाब से टीआईएफआर अच्छा है। लेकिन टीआईएफआर में अगर मैं जाता हूँ तो इंटीग्रेटेड पीएचडी है, मतलब अम, मिनिमम 6 साल मुझे वहाँ रहना पड़ेगा। तो उसके बाद भी मैंने उनसे पूछा था जब वो इंट्रोडक्शन दे रहे थे अपने इंस्टीट्यूशन के बारे में, उसके बाद जॉब अपॉर्च्युनिटी क्या है? तो उन्होंने बोला कि एज़ सच कुछ नहीं है, तो हम सिर्फ़ आपको एक डिग्री प्रोवाइड करते हैं। ओके। तो तो मास्ट आईआईटी दिल्ली से अगर मैं मास्टर्स करता हूँ, उसके बाद जॉब के लिए ट्राई करता हूँ, तो मुझे लगता है कि ये उतना साल तो नहीं लगेगा, उससे पहले मैं कुछ अच्छे जॉब को क्लियर कर सकता हूँ। और दूसरी बात मेरा अभी कोई पीएचडी का कोई इंटेंशन ही नहीं है, मतलब मेरा पीएचडी माइंड सच में नहीं है शायद, मुझे तो लगता है कि मैं अभी पीएचडी शायद नहीं। हाँ, तो यही है और अभी मेरा रिसर्च करने का कोई थॉट भी नहीं है। और मैं सबको यही बोल रहा हूँ कि अगर रिसर्च मतलब करना है तो मास्टर्स के बाद देखेंगे, अभी तो कोई प्लान नहीं है। टीएफआर के एग्ज़ाम भी मैंने ऐसे ही दिया था कि अगर हुआ तभी, मुझे जाना नहीं है सिर्फ। हाँ, अभी कोई इरादा नहीं है, अगर बाद में मुझे लगता है कि करना चाहिए तो मैं करूँगा। हाँ, अगर मैं इसी तरह डेडिकेटेडली पढ़ता रहूँ और सब्जेक्ट के ऊपर काम करता रहूँ तो शायद एमएससी के बाद भी अपॉर्च्युनिटी होगा पीएचडी करने का। सागर, यही। किसी ने एक बार एक बहुत फेमस साइंटिस्ट ने कहा था, देयर इज एम्पल ऑफ स्पेस एट द टॉप, क्राउड इज एट द बॉटम। एंड यस, ये सिंस यू आर एट द अच्छा है। टॉप, डोंट वरी अबाउट द क्राउड। तुम्हें बहुत स्पेस मिलेगी, यू विल बी गेटिंग अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज इन लाइफ। एंड द अप्रोच दैट यू हैव गॉट, तुम जिस अप्रोच के साथ पढ़ाई कर रहे हो या तुम जिस अप्रोच के साथ फ्यूचर में आगे जा रहे हो, आई एम प्रिटी श्योर कि आज से 4-5 साल बाद अगर मेरा यूट्यूब चैनल ऐसे ही चलता रहा तो मैं आपको दोबारा बुलाऊंगा। एंड प्रोबेबली यू विल बी अ रिसर्च साइंटिस्ट और अ सीनियर रिसर्च साइंटिस्ट समवेयर, जहाँ पे आप बहुत बढ़िया रिसर्च कर रहे होगे। बाकी आपका पढ़ाई लिखाई अभी बढ़िया चल रहा है? हाँ सर, थोड़ा चल रहा है। मैंने आपको पहले भी बताया पढ़ाई तो मतलब मैं जो आज इतना घंटा पढ़ना पड़ेगा, कल इतना घंटा, ऐसे कुछ नहीं पढ़ता।
जब मेरा पढ़ने का मूड होता है तो मैं बहुत वक़्त दे पाता हूँ, लेकिन मुझे जब पढ़ने का मूड नहीं होता तब मैं कुछ भी नहीं पढ़ पाता। पढ़ने के लिए बैठूँ तो वो बेकार है। सेम सेम तो सेम यार, मेरा भी वही है। हाँ, तो ऐसे ही चलता है मतलब कुछ। बढ़िया। तो सागर, बहुत बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, ट्रस्ट मी। मतलब दिस वाज वन ऑफ माय बेस्ट इंटरव्यू आई हैव एवर हैड। मैंने अब तक, मैं बहुत कम इंटरव्यूज लेता हूँ, बट मैंने जितने भी अब तक के इंटरव्यूज लिए हैं, जितने भी लोगों के साथ, आईआईटीएंस के साथ या पीएचडी वालों के साथ जितना भी मैं इंटरेक्ट करता हूँ, दिस वाज वन ऑफ द बेस्ट इंटरव्यू आई एवर हैड। और इतना कुछ मुझे आपसे सीखने मिला। इवन दो यू आर अ स्टूडेंट, अभी भी आप मास्टर्स में गए नहीं हो, आपने जस्ट बैचलर्स क्रॉस किया है, बट यू हैव गॉट अ सो मच ऑफ नॉलेज। मतलब इतना नॉलेज आपके पास है यार। कौन सी चक्की का आटा खाते हो आप? नहीं, कैसा है ये तो मतलब होता है, मतलब कहीं से मिलता है, तो ले लेता हूँ नॉलेज। सागर, एक लास्ट क्वेश्चन के साथ मैं एंड अप करना चाहूंगा आज के इस इंटरव्यू को, वरना ये बहुत बड़ा और बहुत लंबा चलेगा। मेरा क्वेश्चन हाँ, ये है आपको कि आने वाली जनरेशन जो इस इंटरव्यू को आपको देखेगी, मैं उम्मीद करता हूँ कि इंटरव्यू को काफी अच्छी व्यूज आएंगी और ये काफी लोग शेयर करेंगे इस इंटरव्यू को। तो आप उनको क्या मैसेज देना चाहते हो, जो आपके पीछे आपके जूनियर्स आ रहे हैं लाइन में? तो मैं उनको यही एडवाइस देना चाहता हूँ कि कभी भी डिमोटिवेट मत होना। आपके पास एक मोटिवेशन का रीज़न होना चाहिए कि आप कुछ साल बाद आप खुद को कहाँ पर देखना चाहते हो। ये मोटिवेशन आप पे रहना चाहिए, और जो जिस एग्ज़ाम के लिए क्रैक करना आपका मोटिवेशन आपका टारगेट है, उनके लिए आप बहुत अच्छी तरह से मेहनत करें, और सिर्फ़ मार्क्स के पीछे मत भागिए। उसके पीछे जो लॉजिक है, कांसेप्ट है, थियरीज़ है, उनके ऊपर भी फ़ोकस कीजिए। और आपका मैं एक एडवाइस ये देना चाहूँगा कि आपका एक डेली रूटीन बनाइए। अगर आपका एक डेली रूटीन नहीं रहेगा ना, तो आपका कुछ मतलब सब कुछ आपको लगेगा कि ये अभी करना पड़ेगा, ये आपको टारगेट था कि आज हम ये करेंगे, और चलो आज नहीं, कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे। ऐसे करके आप बाकी आपको कॉम्पिटिटर से पीछे ही होते रहेंगे। अगर आपका एक कॉम्पैक्ट डेली रूटीन रहेगा, तो आप आपका काम भी ठीक-ठाक होगा और आप लाइफ भी अच्छी तरह से एन्जॉय कर पाएँगे, और आप कभी डिमोरलाइज़ नहीं होंगे। थैंक यू वेरी मच सागर, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग मी एंड शेयरिंग योर पर्सनल एक्सपीरियंस। एंड सागर, कुछ नहीं हुआ, कितना कैजुअल कॉन्वर्सेशन हुआ। यूं ही डर रहे थे यार तुम। नहीं, मतलब ये ऐसे कभी नहीं दिया। टीआईफर के इंटरव्यू के पहले भी मैं बहुत घबराया हुआ था। मेरे माँ मुझे बोला कि जो होगा देखा जाएगा, तू तो बोल रहा था कि तुझे नहीं जाना, तो इतना क्यों डर रहा है? नहीं, वी वुड लाइक टू एंड दिस सेशन ओवर हियर। मैं आपसे दोबारा कनेक्ट करूंगा फोन पे। आई विल बी कनेक्टिंग